Hey, hi dear students, कैसे हैं आप सब? Welcome back to my channel. In today's video, we will be talking about the dimensional analysis के applications. तो in the last video अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे हमने बातें करी थी principle of homogeneity की, which essentially means that कि किसी भी equation का let's say s is equal to ut plus half at square दिया हुआ है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है वो ये कहता है कि हम किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी या कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसकी डायमेंशन सेम हो. दैट एसेंशियली मीन्स दैट कि दिस का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए. मेक सेंस? दैट इज़ व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाज. इस पे हमने एक एग्जाम्पल भी करा था. एग्जाम्पल कुछ ऐसा था कि हमारे पास लेट्स से v इज इक्वल टू a प्लस बी टी दिया हुआ है, एक इक्वेशन. a और b अननोन है और v इज़ द वेलोसिटी एंड t इज़ द टाइम. ओके, तो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b. तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है विच क्लैरिफाइज, विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो उसमें करना क्या है, बेसिकली डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a. मतलब एक एक टर्म का जो डायमेंशन होगा ना वो सेम होगा, तभी हम उसको इक्वेट और ऐड वैड कर सकते हैं जो भी है. ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी टी. करेक्ट. तो अगर मुझे a का डायमेंशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले v का निकाल लूँगा. v इज़ वेलोसिटी, हमें सबको पता है मीटर्स पर सेकेंड उसकी यूनिट होती है. तो मीटर्स पर सेकेंड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L(t⁻⁻1). करेक्ट. सो हमारे पास a का तो आंसर आ गया है. What is that answer? Dimensions of A is nothing but L(t⁻⁻1). अब दूसरी कहानी B का, तो B को भी इससे इक्वेट करेंगे, राइट. तो डायमेंशन ऑफ BT शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V विच इज L(t⁻⁻1). करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं, B को अलग कर देते हैं, टाइम ऑफ मतलब टाइम का तो T होगा एंड दिस इज व्हाट वी हैव. T नीचे आ जाएगा, है ना, और t नीचे आ जाएगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऊपर जब भेजोगे आप तो फाइनली यू विल गेट दिस. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके बच्चों आपने डायमेंशन निकाल लिया है a और b अननोन्स का. ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में. आज की क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस, फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. दो चीज़ें की बातें करेंगे यहाँ पे, डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, तो दो चीज़ों की बातें करने वाले हम लोग यहाँ पे आज. पहला है, इट हेल्प्स अस इन टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन. ओके, टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. ओके, और इसका सिंपल सा फंडा है, जैसे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है ना, s इज इक्वल टू लेट्स से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू d/t. तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जो RHS का डायमेंशन है ना वो LHS के बराबर होना चाहिए. सिंपल, दैट्स ऑल. दैट इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई एंड दैट इज़ हाउ यू से कि आपका जो डायमेंशन है, आपका जो इक्वेशन है वो करेक्ट है. सिंपल. तो इसको टेस्ट कर लें. सिंपल सा एग्जांपल है, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, तो LHS की बात करते हैं पहले. स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, मीटर्स पर सेकेंड बेसिकली यूनिट है, तो ये हो जाएगी उसकी डायमेंशन. करेक्ट. RHS की बात करें, RHS में क्या है भाई हमारे पास, d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस होता है मीटर, टाइम होता है सेकेंड्स. करेक्ट. सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा d/t का इवेंचुअली, L/t विच इज L(t⁻⁻1). करेक्ट. सो नथिंग बट दिस इज व्हाट वी हैव. कहने का मतलब ये दोनों इक्वल है तो हमारा ये इक्वेशन करेक्ट है. सो दैट इज हाउ वी यूज द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. दिस इज अनदर एग्जाम्पल, अनदर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सो इसी के बेसिस पे बच्चों कुछ सवाल करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं. ले लेते हैं, स्पीड ऑफ द वेव का एक फॉर्मूला होता है ऐसा कुछ,
ठीक है, जहाँ पे टी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे वेव मूव करती है, आप पढ़ोगे, ठीक है, लास्ट चैप्टर है 11th ग्रेड का। और ये है लीनियर मास डेंसिटी, ओके, लीनियर मास डेंसिटी। तो बोला गया है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो वही यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, हमारा प्रिंसिपल, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारा इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। तो करेक्टनेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का आप निकाल लो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो स्पीड है, तो एल टी पावर -1 दैट इज एल एच एस का डायमेंशन। आर एच एस का डायमेंशन कैसे निकालें, ये तो सर खतरनाक लग रहा है, तो एक एक करके निकालो। टी क्या है भाई साहब, टेंशन है। टेंशन क्या होता है, टेंशन इज फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन कैसे लिख सकते हैं अपन, इफ़ यू रिमेंबर, फोर्स इज नथिंग बट एम इंटू ए विच इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के जी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अगर मुझे टी का डायमेंशन लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ, एम एल टी पावर -2, खत्म, डाल दो यहाँ पे एम एल टी पावर -2। म्यू क्या चीज़ है, म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मीन्स सिंपली मास पर यूनिट लेंथ। सो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी के जी पर मीटर। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा एम एल पावर -1, करेक्ट। सो यहाँ पे आप लिख दो, यही है हमारे पास, और इसको रूट में डालना है, करेक्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों कट जाएंगे, एल ऊपर भेजोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट, और पावर में है हाफ, स्क्वायर रूट बिकम्स पावर हाफ विच एसेंशियली गिव्स यू दिस। तो आप देख सकते हो LHS और RHS जो है वो इक्वल है, मतलब डायमेंशंस इक्वल है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। सो दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, ये करेक्ट इक्वेशन है। तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल, मेक सेंस। सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल कुछ ऐसा है, लेट्स से एक हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कुछ इस तरीके की, ठीक है, जहां पे h हाइट है, रो डेंसिटी है, r हमारे पास रेडियस है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। t है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला होता है, या फिर मैं आपको यूनिट बता देता हूँ, आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, इसको जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर, वहाँ से डायमेंशन निकल जाएगा, ओके। तो सवाल बोला गया है कि आइडेंटिफाई वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, इफ नॉट देन व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन, दैट्स व्हाट। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो LHS तो बहुत सिंपल है, हाइट है, हाइट मीन्स व्हाट, सिंपली मीटर्स, सिंपल। तो LHS का तो हमारे पास बहुत ईजिली आ जाता है आंसर ऑफ द डायमेंशन विच इज L पावर 1। RHS में थोड़ी मेहनत लगेगी, करेक्ट। तो एक एक करके शुरू करते हैं। R क्या है, रेडियस, तो रेडियस किस में होगा, मीटर्स में, L पावर 1 लिख दीजिए। रो क्या है, रो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम kg अपॉन मीटर स्क्वायर, ओके, kg पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया इसका डायमेंशन। तो मास, लेंथ, पावर -3। g क्या चीज़ है भाई साहब, g है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो उसका डायमेंशन हो जाएगा कुछ ऐसा। t क्या चीज़ है, t दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन का अभी अभी हमने निकाला था, क्या था न्यूटन भाई, m l t पावर -2 और डिवाइड बाई मीटर मतलब l,
विच मीन्स टेंशन का जो हमारे पास ये एल कट जाएगा ना, सो विच विल बी नथिंग बट mt पावर -2। तो ये पूरी मेहनत इसलिए करिए ताकि आपको RHS का जो निकालना है डायमेंशंस वो बहुत ईजिली निकल जाए। करेक्ट। तो RHS क्या है भाई साहब? RHS है r रो g। सो r का डायमेंशन है l पावर 1, रो का डायमेंशन m l पावर -3, r रो g। g आ गया, g का है l t पावर -2 और अपॉन 2t cos थीटा। 2 का कुछ डायमेंशन नहीं होता है, cos थीटा भी डायमेंशनलेस है। करेक्ट। थीटा इटसेल्फ इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। t बचा डिनोमिनेटर में, डाल देते हैं। ये रहा आपका LHS का डायमेंशन। क्या क्या कट रहा है देख लेते हैं। ये देखो l पावर 1 l पावर 1 l पावर 2 बन जाएगी, l पावर 2 l this is what it comes right eventually। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो आपका राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है कुछ मैच नहीं हो रहा है। दैट इज वाई दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। सिंपल। और सवाल में ये भी बोला हुआ था कि करेक्ट रिलेशन क्या है हो सकता है, फिर व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन? तो करेक्ट रिलेशन इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो इसका डायमेंशन जो है वो उल्टा आया है। करेक्ट। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका आंसर कुछ ऐसा है। इनफैक्ट आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे कैपिलरी राइज में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। ओके, सिंपल। सो दिस इज हाउ वी डू इट, सिंपल। तो इस तरीके से आपने दूसरा एप्लीकेशन सीख लिया है विच इज आइडेंटिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं तीसरा एप्लीकेशन। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, मज़ा आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे एंड दैट इज नथिंग बट टू स्टेब्लिश अ रिलेशनशिप between the given quantities। given quantities to identify a formula, okay, to get a relation eventually। relation between what? dependent and independent quantities। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस ना हमें हेल्प करता है कि हम एक रिलेशन डेवलप कर सकें गिवन दैट कि आपको पता है कि कौन सी क्वांटिटी किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि फोर्स जो है ना वो डिपेंडेंट है मास पे और एक्सेलरेशन पे। ठीक है, कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अगर बोल दिया गया कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, नाउ गेट अ रिलेशन, ये इसका रिलेशन निकालने में हमें हेल्प करेगा कौन? डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, मास की कुछ पावर ले लेते हैं बेसिकली ऐसे करके, और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है तो यू कैन सी दैट आई एम राइटिंग द डायमेंशंस पावर समथिंग। कहने का मतलब ये जो फोर्स होगा वो बेसिकली क्या होगा? मास टाइम्स समथिंग, मास पावर समथिंग एंड एक्सेलरेशन पावर समथिंग, यही होगा, है ना? ऐसी कुछ रिलेशन होगा, कुछ भी हो सकता है एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमें एसेंशियली एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी है। करेक्ट। तो इसमें डायमेंशन कैसे हेल्प करता है? आप पहले तो उनके डायमेंशंस इंसर्ट कर दो, और फोर्स का डायमेंशन हमें पता है। कैसे पता है? पता है भाई, फॉर्मूला से पता है। करेक्ट। तो फोर्स का आपने डायमेंशन लिख दिया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप क्लियरली सारे को रिजॉल्व करके, मतलब एक्सपैंड करके आप लिख दो कुछ इस तरीके से। करेक्ट, पावर्स को एक्सपैंड करके। अब क्या करना है आपको? बारी बारी से ये सारी चीज़ों को कंपेयर करना है, उनके पावर्स को कंपेयर करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान से देखो, तो एम और एम को कंपेयर करेंगे तो क्या बोल सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू 1। करेक्ट,
क्योंकि m पावर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए ना। अगर तो इक्वेशन को होल्ड करना है और दिया हुआ है इक्वेशन में कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, आई मीन नॉट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, बोला गया है कि फोर्स इज रिलेटेड टू मास एंड एक्सेलरेशन। नाउ एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसा कुछ सवाल होगा। ओके तो आप ध्यान से देखो, तो अगर हम m और m को कंपेयर करेंगे तो क्या है, दोनों का पावर सेम होना चाहिए लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली l और l को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल रहा है मुझे, y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। ओके और क्या मिल रहा है, थर्ड वाले को कंपेयर कर लो, तो पावर है -2 और राइट हैंड साइड पे है -2 इंटू वाई, -2 कट गया, y इज इक्वल टू 1 1 ही, y की एक ही वैल्यू आनी थी, आ गई है ना। वही आएगी, हर बार आएगी, ऐसा कंफ्यूज मत होना आपकी सर ये तो कैसे आ गया, कभी नहीं आया, तो आएगा, पक्का आएगा, हमेशा आएगा, क्योंकि वो y ही तो एक्सपैंड हो रहा है ना हर तरीके से। सो एसेंशियली फिर फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, m पावर 1 a पावर 1, दिस इज द रिलेशनशिप, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डज इट मेक सेंस बच्चों? इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक था, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ऑसिलेशंस नाम का चैप्टर है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, ठीक है। तो एक सवाल लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is dependent on what? Acceleration due to gravity and the length of the pendulum. Question is establish a relationship or get us a relation for the time period of the simple pendulum. ठीक है, यही सवाल है, establish a relation for time period of the pendulum. कैसे करेंगे, वही सेम कहानी, t इज इक्वल टू l पावर a ले लेते हैं इस बार, g पावर b ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। सबसे पहले ऐसे ही लिखना है और कुछ नहीं करना। सेकेंड स्टेप में दोनों साइड का डायमेंशन है वो सेम होगा, सिंपल। तो सेकेंड स्टेप में हम लिख सकते हैं t का तो डायमेंशन t ही होगा, t इज द टाइम पीरियड, l क्या है, लेंथ है, तो l पावर 1 पावर a, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो l t पावर -2 पावर b। ओके तो लेफ्ट साइड का क्या लिख सकते हैं हम, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, जैसा है वैसे रहने दो, इनको एक्सपैंड करके साथ में लिख दो। तो आप ध्यान से देखो, l पावर a आएगा यहाँ से और l पावर b आएगा यहाँ से, तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर पावर्स ऐड हो जाते हैं, करेक्ट, और t पावर -2b, ये हो गया डायमेंशन राइट हैंड साइड का। अब कंपेयर करेंगे तो इस तरफ तो भाई साहब l का कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज -2b इज इक्वल टू 1, करेक्ट, क्योंकि टाइम और टाइम वाला कंपेयर करेंगे तो उसके पावर्स भी इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू -12, करेक्ट। अगर b -12 आ गया तो यहाँ पे रख दो, तो a आ जाएगा हाफ, तो हमारे पास दोनों आंसर आ चुका है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, t इज इक्वल टू l पावर हाफ g पावर -12, which can also be written as this upon this, like this. This is the relation, this is the answer to the problem. Now there is a problem, there is a limitation of this concept. जो डायमेंशनल एनालिसिस से आप ऐसे रिलेशन निकाल रहे हो ना, t इज इक्वल टू √L/g, कोई ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल फॉर्मूला यही है। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला में कुछ कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, सम कॉन्स्टेंट कैन कम हियर, ओके, so that's the limitation. So एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, ओके, वो कुछ ऐसा होता है। ये जो डायमेंशनल एनालिसिस से हम जो रिलेशन निकालते हैं ना, उसमें ये कांस्टेंट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, ओके। बट इसका वैलिडेशन हम कर सकते हैं, जो भी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज कैन बी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड
बट कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी। कॉन्स्टेंट टर्म या कॉन्स्टेंट मल्टीप्लायर जो भी है वो नहीं हो सकता। तो इससे हम करेक्टनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं, मोटा मोटा हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ अगर डबल कर दिया तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही सवाल में इंस्टेड ऑफ स्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप वो बोलेंगे कि स्टेब्लिश द रिलेशनशिप, बट इंस्टेड ऑफ स्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप दे कैन से कि अगर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ and the acceleration due to gravity, then what will happen, by how many times time period will increase if we double the length of the pendulum? These kind of questions can come and वो आप कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट पे। डजेंट मैटर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सिंपल पेंडुलम आता है नहीं आता है, डायमेंशनल एनालिसिस का सवाल है ये। ओके, तो अब बच्चों आपका काम है खूब सारी प्रैक्टिस करना इस पर और फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाना। खूब सारी प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। खूब सारी प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।